प्रश्न 28। जनजातीय क्षेत्रों में कृषि संबंधी मुद्दे। कृषि व्यवस्था के पिछड़ेपन के कारणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन ट्राइबल एरियाज। उत्तर। कृषि संबंधी मुद्दे। एग्रेरियन इश्यूज। जनजातीय क्षेत्रों में कृषि संबंधी अनेक मुद्दे पाए जाते रहे हैं। सामान्यतः जनजातीय जीवन के सामने चार प्रमुख समस्याएं निरंतर विद्यमान रही हैं। ये हैं जल, जमीन, जंगल और जानवरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जमीन संबंधी मुद्दे के अंतर्गत ही कृषि का मुद्दा प्रमुख है, क्योंकि कृषि मुद्दे से संबंधित भूमि, सिंचाई, कृषि औजार, खाद और बीज, कृषि की तकनीक, कृषि पर होने वाले व्यय आदि की समस्या जनजातीय समाज में भी देखने को मिलती है। भारतीय जनजातीय समाज में कृषि संबंधी तनाव का भी प्रमुख मुद्दा देखने को मिलता रहा है, जो आए दिन जनजातियों के बीच विवाद भी उत्पन्न करता रहा है। सामान्य रूप से यदि देखें तो कृषि के सामने जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। समझ रहे हो? एक, भूमि स्वामित्व का मुद्दा। जनजातीय क्षेत्रों में कृषि संबंधी भूमि के निर्धारण का मुद्दा स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात जनजातीय समुदाय में भू स्वामित्व का मुद्दा रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व रैयतवारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था के बीच निरंतर खेतिहर और जनजा किसान का भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं रहता था, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात इन व्यवस्थाओं का भारतीय समाज से उन्मूलन हुआ और जिस भूमि पर जनजातीय लोग कृषि कार्य करते थे उन लोगों को उसका अधिकार और भू स्वामित्व देने पर विचार हुआ, और बहुत सी कृषि योग्य भूमि जो जनजातीय क्षेत्र में थी और जिस पर जनजाति के लोग खेती करते थे वह उन्हें पट्टे पर शासन ने दिया और तत्पश्चात उन्हें उसका भू स्वामित्व दे दिया गया। लेकिन आज भी कुछ मालगुजार जमींदार अपनी भूमि को रेगा या किराए पर जनजातीय लोगों को देते हैं, जबकि उस पर जनजातियों का भू स्वामित्व नहीं होता। दो, सिंचाई व्यवस्था का मुद्दा। सुदूर पहाड़ियों, जंगलों में रहने वाली जनजाति किसानों की सिंचाई की व्यवस्था की प्रबल समस्या है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में तो सिंचाई की नहर और नलकूप आदि की व्यवस्था देखने को मिलती है, जबकि जनजातीय कृषकों को सिंचाई के लिए भगवान भरोसे रहना पड़ता है। यदि अच्छी बारिश हो गई तो अच्छी फसल हो जाती है, और यदि बारिश नहीं हुई तो फसल चौपट हो जाती है। इस प्रकार भारत में जनजातीय क्षेत्रों में जल संसाधन की अनुपलब्धता के कारण अरे कहना क्या चाहते हो? सिंचाई के साथ साथ पेयजल और निस्तारी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय एवं राज्य सरकार के मंत्रालय जल संसाधनों के विकास और नियमन हेतु योजनाएं और कार्यक्रम तथा नीतियां निर्धारित करते हैं, और लघु सिंचाई परियोजनाओं को ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में निर्माण करके भूमिगत जल संसाधनों का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के राष्ट्रीय जल बोर्ड की बैठकों में राष्ट्रीय जल नीति 2012 को क्रियान्वित करके नदी और नाले के पानी के समुचित उपयोग पर विचार विमर्श किया गया। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी दुर्गम पहाड़ियों और जनजातीय क्षेत्रों में जल की उपलब्धता की समस्या आज भी बनी हुई है। इस प्रकार जनजातीय क्षेत्रों में कृषि से संबंधित एक प्रबल मुद्दा जल व्यवस्था का है। 3, भूमि का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण का मुद्दा। भारतीय जनजातीय समूह जो कृषि कार्य में संलग्न है, अपने क्षेत्र में स्थित वन भूमि के मालिक होते थे। भले ही औपचारिक रूप से उन्हें मालिकाना हक और उनके अधिकार की मान्यता नहीं थी। स्वतंत्रता के पश्चात औपचारिक व्यवस्था के अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कार्य में वृद्धि हुई और जनजातियों के परंपरागत भूमि के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लग गया, और शासन ने भूमि रक्षा के कठोर कानून बना दिए तथा जनजातियों को इससे शासन की दया पर निर्भर होना पड़ा। छत्तीसगढ़ की प्रांतीय सरकार ने जनजातियों को उस भूमि का पट्टा दे दिया जिस पर वे काबिज थे और खेती करते थे, लेकिन कुछ प्रांतीय सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने जनजातियों को स्वामित्व के अधिकार से वंचित कर दिया। दूसरी ओर ऋणग्रस्तता से ग्रसित होने के कारण अपनी भूमि को गैर जनजातियों को या तो बेच दिया या उनके पास बंधक रख दिया, और कुछ कृषि योग्य भूमि शासन की परियोजनाओं को इन्हें हस्तांतरित करना पड़ा। विभिन्न राज्य सरकारों ने जनजातियों के भूमि हस्तांतरण संबंधी कानून बनाए जिससे जनजातियों की भूमि सुरक्षित रह सके। आज अनेक प्रांत की जनजातियां वन भूमि के उपयोग के अधिकार के लिए जनजातियां प्रयासरत हैं। इस प्रकार भूमि हस्तांतरण भी कृषि संबंधी एक प्रमुख मुद्दा है। 4, भूमि सुधार का मुद्दा। भारतीय जनजातीय क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर भूमि परती पड़ी हुई है जिसका कोई समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। आज जनजाति के लोग इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए तत्पर हैं, और सहभागिता के आधार पर इस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार इन्हें भू स्वामित्व देने के लिए तैयार हो तो ऐसा संभव हो सकता है।
जंगल की भूमि आदिवासियों को देना, भूमि की सुरक्षा करना, मध्यस्थता को समाप्त करना, सहकारी कृषि, श्रमकृषि और चकबंदी आदि को प्रोत्साहन देकर आज जनजातीय क्षेत्र में भी भूमि सुधार किया जा रहा है। फिर भी समुचित रूप से या सही ढंग से सफलतापूर्वक परियोजनाएं कार्य नहीं कर रही हैं, इसलिए अभी भी जनजातीय क्षेत्र में भूमि सुधार का मुद्दा बना हुआ है। बात तो सही है। 5. कृषि उपज के भंडारण और विपणन का मुद्दा। जनजातीय क्षेत्रों में कृषि संबंधित कृषि उपज को भंडार करने की समस्या भी बनी हुई है। यद्यपि शासन जनजातियों की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदती है और वनोपज को भी जनजातियों में संग्रह कराकर खरीदने का कार्य करती है, लेकिन उसके भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं है। किसानों के घरों में भी अच्छे भंडारगृह और अनाज भरने की कोठियां न होने के कारण बरसात और कीड़े मकोड़े, चूहे, जीव जंतु आदि से फसल बहुत हानि होती है। कभी कभी तो फसल कटने के बाद न तो समय पर शासन खरीदता है, न ही अन्य खरीदार खरीद करते हैं। इससे जनजातीय किसानों के बीच आज अपनी फसल के विपणन का गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिसका निराकरण किया जाना अति आवश्यक है। 6. स्थानांतरित कृषि संबंधी मुद्दे। अनेक जनजातियों द्वारा स्थानांतरित खेती की जाती रही है, जो जंगल में पेड़ झाड़ियों को काटकर उसमें आग लगाकर उसकी राख को बिखेरकर उसमें बीज बोकर खेती किया करते थे। आज नवीन वन नीति बन जाने से जंगल की कटाई नहीं कर सकते, न जंगलों में जाकर खेती कर सकते हैं, इसलिए जनजातियों की परंपरागत स्थानांतरित कृषि में आज अवरोध उत्पन्न हो गया है और जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है तो उनके समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार स्थानांतरित खेती का मुद्दा भी भारतीय जनजातियों के समक्ष एक बड़ा मुद्दा है। What? 7. कृषि बेरोजगारी। भारतीय जनजातियों में कृषि संबंधी बेरोजगारी की भी समस्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जो जनजातियां मात्र कृषि कार्य पर निर्भर होती हैं उनमें वैसे भी अर्ध बेरोजगारी रहती है, क्योंकि पूरे वर्ष भर कृषि कार्य नहीं होता। कृषि की बुआई और कटाई के पश्चात खेतिहर जनजातीय मजदूरों के समक्ष काम की प्रबल समस्या उत्पन्न हो जाती है और वनों में लकड़ी काटने के लिए आज अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति में समुचित कृषि व्यवस्था और रबी तथा खरीफ दोनों फसलें जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ियों में न होने के कारण कृषि बेकारी और अर्ध बेकारी का मुद्दा आज जनजातियों के समक्ष बना हुआ है। 8. कृषकों का शोषण। भारत में जनजातियों और जनजातीय कृषकों का शोषण भी बड़े किसानों और संपन्न आदिवासी तथा आदिवासियों के अतिरिक्त सेठ साहूकार इन जनजातियों को उनकी आवश्यकता पर कर्ज देते हैं और जब फसल तैयार होती है तो सूद समेत आदिवासियों की फसल से वसूल करते हैं। यहाँ तक कि इनकी फसलें स्वयं उठाकर बाजार में बेच देते हैं। कुछ बिचौलिए होते हैं जो जनजातियों के हितैषी बनकर सेठ साहूकारों द्वारा जनजातीय किसानों का अत्यधिक शोषण करते हैं। इस प्रकार भारतीय जनजातियों के सामने शोषण से बचने का भी आज एक बड़ा मुद्दा है। I am sorry, बाबू। 9. जोत का कम होना। जनजातीय क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किसी एक जनजातीय परिवार की एक जगह नहीं होती। अलग अलग पहाड़ियों, जंगली क्षेत्रों में छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी होती है, जहां आना जाना भी कभी कभी मुश्किल होता है। कम और छोटी जोत होने के कारण ठीक से जनजाति के लोग उस पर जुताई बुआई नहीं कर पाते और न ही आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में सही ढंग से खेती हो पाना अत्यंत कठिन होता है। मुख्य समस्या यह है कि इन आदिवासियों की जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक स्थान पर चकबंदी करके लाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि चकबंदी करना पहाड़ी क्षेत्रों में मूल्यांकन करके संभव नहीं होता। अतएव भारतीय जनजातियों में कम जोत होने का भी एक बड़ा मुद्दा है। 10. नवीन कृषि उपकरणों का प्रयोग न होना। मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजातीय लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके दो प्रमुख, एक तो जनजातियों को कृषि उपकरण और उसके प्रयोग के बारे में ज्ञान का अभाव है, और दूसरे इन उपकरणों का सफल प्रयोग जनजातीय क्षेत्रों में संभव भी नहीं हो पाता, इसलिए नवीन कृषि उपकरणों का प्रयोग आज नहीं हो पा रहा है। नहीं। 11. उत्तम खाद्य और बीजों का अभाव। भारतीय जनजातियों को उत्तम बीज या बीज के परिशोधन आदि के बारे में यथार्थ जानकारी नहीं है, जिससे कि वे नवीन तकनीक और नवीन उर्वरक के बारे यथार्थ जानकारी नहीं होती, अतएव वे परंपरागत ढंग से खेती करते हैं। आज आवश्यकता है उनमें कृषि संबंधी तकनीक का ज्ञान कराया जाए। बीज का उपचार कैसे होता है, बीज को कैसे बोना चाहिए, कब कौन सी खाद्य डालना चाहिए, इन सब बातों का यथार्थ ज्ञान कराना आवश्यक है, तभी जनजातीय लोग उत्तम खेती कर पाएंगे और अधिक से अधिक उत्पादन करने में सफल होंगे। जनजातियों में कृषि संबंधी उपर्युक्त मुद्दों के अतिरिक्त अन्य अनेक सामाजिक जीवन के मुद्दे भी जनजातियों के समक्ष आज विद्यमान हैं। इन सब मुद्दों का जब तक समुचित रूप से निराकरण नहीं हो पाएगा, जब तक जनजातियों का समुचित विकास होना संभव नहीं है।
राष्ट्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार की ओर से आज जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएं, परियोजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनसे धीरे धीरे जनजातीय विकास हो रहा है। आशा है इन कार्यक्रमों से सफलता प्राप्त होगी और जनजाति के लोग लाभान्वित होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रश्न 29। जनजातियों में भूमि पृथक्करण की समस्या को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लैंड एलियनेशन इन ट्राइब्स। उत्तर। भूमि पृथक्करण, लैंड एलियनेशन, भूमि से पृथक्करण जनजातियों की प्रमुख समस्या है। इसका तात्पर्य यह है कि जनजातीय लोगों को किन्हीं कारणों से उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। उपलब्ध आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ है कि करीब 88% अनुसूचित जनजातियां कृषि में लगी हुई हैं। जनजातीय लोगों का भूमि के साथ विशेष भावात्मक लगाव है। सदियों से जनजातीय लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर रहे हैं। मैदानों में रहने वाले अन्य लोगों के समान जनजातीय लोग भी भूमि के भूखे हैं। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। एक कारण तो यह है कि जनजातीय लोग जो स्थानांतरित खेती, झूम खेती करते हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दूसरे, वे जनजातीय लोग जो स्थायी रूप से एक स्थान पर बसकर खेती करने लग गए हैं, उनकी संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रहा है। स्पष्ट है कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। देश में प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा 1 एकड़ से भी कम है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 7.5 एकड़ और रूस में 4.5 एकड़ है। भारत में औसतन एक व्यक्ति जो कृषि पर आश्रित है के पास 1.6 एकड़ भूमि है। इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं अवश्य देखने को मिलती हैं। तथ्यों के अभाव में यह कहना कठिन है कि जनजातीय क्षेत्रों में जोतों का आकार क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने जनजा विकास खंडों के चुने हुए गांवों में आर्थिक सर्वेक्षण करवाया। उसके आधार पर ज्ञात हुआ कि जोतों का यही नहीं, अभी और सुनिए। औसत आकार 15-59 एकड़ है। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में जनजातीय जोतों का आकार क्रमशः 4-40 तथा 5-95 एकड़ पाया गया। इसी प्रकार झारखंड राज्यों में भी अधिकांश जोतें आर्थिक पाई गई। उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सभी जनजातीय क्षेत्रों में भूमि संबंधी स्थिति समान नहीं है, लेकिन एक समान अवश्य है, और वह यह है कि अधिकांश जनजातीय कृषकों के पास अनार्थिक जोतें हैं। उनकी जोतें यद्यपि आकार में बड़ी मालूम पड़ती हैं, लेकिन अनुपजाऊ मिट्टी, कृषि की परंपरागत विधियों तथा ऋणग्रस्तता के भार के कारण जोतों का बड़ा आकार व्यर्थ सा साबित होता है। भूमि पृथक्करण की समस्या पर विचार करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि संचार और आवागमन के साधनों के विस्तार ने जनजातीय क्षेत्रों को जनजातीय लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया है, अर्थात वे लोग अपने अपने विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर इन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। इनमें से जो लोग जनजातीय लोगों की भूमि हड़पने के इरादे से उनके क्षेत्रों में पहुंचते हैं, वे इनके लिए अभिशाप के रूप में साबित होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भूमि पृथक्करण संबंधी कारक। भूमि पृथक्करण के कारणों में एक प्रमुख कारण यह है कि जनजातीय लोगों के पास नकद पैसे की कमी उनका पहले नंबर का शत्रु है। जैसे ही ये लोग सभ्य संसार और उसकी द्वितीयक संस्थाओं के संपर्क में आते हैं, उन्हें पैसे की कमी का एहसास हो जाता है। जनजातीय लोगों को विवाह, मेलों तथा त्योहारों के लिए अपने वस्त्र, शराब तथा दिन प्रतिदिन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकद पैसे की आवश्यकता रहती है। कृषि से प्राप्त अपर्याप्त अनाज के कारण उन्हें बाजार से अनाज खरीदना पड़ता है। उन्हें पड़ोस के दुकानदारों से और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, और यह कर्ज ही उनके भूमि से पृथक्करण का प्रमुख कारण है। ये साहूकार बिना किसी शर्त और सुरक्षा के जनजातीय लोगों को कर्ज देने के लिए तत्पर रहते हैं। जनजातीय व्यक्ति को कर्ज लेने के लिए केवल मात्र खाली कागज पर अपना अंगूठा लगाना होता है। यह अंगूठा लगा कागज ही दास्ता या भूमि से अलग होने का फरमान साबित होता है। यद्यपि समय समय पर जनजातीय लोगों ने सरकार की देखरेख में चलने वाली सहकारी साख समितियों से कर्ज लेने का प्रयत्न किया, लेकिन इस संबंध में उनका अनुभव कोई लाभप्रद प्रमाणित नहीं हुआ। एक अन्य कारक जिसकी वजह से जनजातीय लोगों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, यह है कि सहकारी समितियां अल्पावधि के लिए उत्पादक कार्यों के लिए ही कर्ज देती हैं, जबकि जनजातीय लोगों को उपभोग और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। सहकारी समितियों से कर्ज लेने में ये लोग इसलिए भी डरते हैं कि कहीं कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में जेल की हवा न खानी पड़ जाए या उनके पास जो कुछ है उससे हाथ न धोना पड़ जाए। अतः अधिक ब्याज देकर भी जनजातीय लोग साहूकार से ही रुपया उधार लेना पसंद करते हैं। क्या बोला तूने? यद्यपि भूमि से बेदखली या भूमि पृथक्करण की समस्या उन सभी राज्यों में पाई जाती है जहां जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यह समस्या 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अधिक गंभीर है।
मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले की कोरवा जनजाति तथा उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र की थारू और बोक्सा जनजाति भूमि पृथक्करण की समस्या के विशेष रूप से शिकार हैं। कोरवा लोगों के संपूर्ण क्षेत्र में मुस्लिम साहूकार पाए जाते हैं। ये इन लोगों को कर्ज देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इनकी केवल एक ही शर्त रहती है कि कोरवा अपनी कुछ जमीन इनके यहाँ गिरवी रख दें। निर्धनता और अभाव की स्थिति के कारण कोरवा लोग साहूकार को कर्ज वापस नहीं लौटा पाते और साहूकार भूमि पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। ये लोग शराब के शौकीन हैं और शराब पीने के लिए भी इन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इन लोगों को शराब भी साहूकारों की भट्टियों से लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार एक बार कर्ज के दुष्चक्र में फंसने के बाद कोरवा के सामने अपनी भूमि से हाथ धोने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के थारू और बोक्सा जनजाति के लोगों को पंजाबी शरणार्थी साहूकारों और व्यापारियों के शिकार होने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिन्होंने इन लोगों की इनके द्वारा खेती के लिए तैयार की गई हजारों एकड़ भूमि को हड़प लिया गया। उन्होंने इन जनजातियों की अज्ञानता और अभाव की स्थिति का लाभ उठाया, इन्हें बिना शर्त के कर्ज और सस्ती शराब दी और इनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। कई बार व्यापारियों और साहूकारों ने जनजातीय लोगों पर मुकदमे लागू कर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? कोर्ट कचहरी की सहायता से इनकी जमीनों को हड़पने का प्रयास किया। अदालतों के चक्कर से बचने के लिए कई जनजातीय लोगों ने थोड़े से रुपए के लालच में अपनी जमीनें इन लोगों को सौंप दी। इस स्थिति के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। इनमें से महत्वपूर्ण कारण यह है कि जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को वास्तविक दशाओं के संबंध में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। जनजातीय लोग साहूकार की दया पर निर्भर करते हैं और ये साहूकार बाहर से आए हुए लोग हैं जिनकी जनजातीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में कोई रुचि नहीं है। एक अन्य कारण जिससे जनजातीय लोगों की भूमि से बेदखल होना पड़ता है यह है कि जनजातीय लोगों के लिए कर्ज लेने का कोई अन्य वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें आवश्यकता के समय साहूकार के आगे ही हाथ फैलाना पड़ता है। जनजातीय लोगों को भूमि से बेदखल होने की स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने समय समय पर अधिनियम पारित किए हैं, जैसे मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र नियम 1954 तथा मध्य प्रदेश भूमि लगान अधिनियम 1959 आदि। इसी प्रकार के अधिनियम समय समय पर अन्य राज्यों में भी पारित किए गए हैं, लेकिन इन अधिनियमों का लाभ जनजातीय लोगों को उनकी अज्ञानता और अशिक्षा के कारण नहीं मिल पाया। जनता माफ नहीं करेगी। आवश्यकता इस बात की है कि भूमि संबंधी सभी प्रकार के स्थानांतरणों को रोका जाए, चाहे भूमि के बेचने, भूमि को रहन रखने या भूमि को भेंट के रूप में देने के संबंध में हो। जनजातीय लोगों की भूमिका जनजातीय लोगों के पक्ष में स्थानांतरण डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर की स्वीकृति के बिना नहीं होना चाहिए। जनजातीय लोगों को भूमि से बेदखल किए जाने को रोकने के लिए आज तक किए गए प्रयत्नों का कोई लाभदायक फल सामने नहीं आया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जनजातीय लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक अधिकारियों में दृढ़ इच्छाशक्ति, ईमानदारी और विश्वसनीयता का अभाव है। यही कारण है कि जनजातीय क्षेत्रों में काम कर रहे सरकारी अधिकारियों उदासीनता का भाव पाया जाता है और सेठ साहूकार व व्यापारी जनजातीय लोगों का शोषण करने और उनकी जमीनें हड़पने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसके पीछे अधिकारियों का स्वयं का स्वार्थ भी उत्तरदायी है। लेकिन अब धीरे धीरे जनजातीय लोगों में जनजागृति आ रही है और उनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ रही है, जो यदा कदा आंदोलनों के रूप में फूट पड़ती है।